दोस्तों नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री भूटान की यात्रा पर गए हुए थे और भूटान भारत के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको जियो पॉलिटिक्स के लेंस से समझने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें बारीकी से समझ में आएंगी। दोस्तों, जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार जब प्रधानमंत्री देश के बनते हैं 2014 में, तो उनकी जो पहली विदेश यात्रा थी वो भूटान ही थी। भूटान भारत के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग भारत और भूटान के जितने भी रिलेशन में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका 2 पार्ट बनाया जाए। तो पार्ट ये है जहाँ पर हम लोग भारत भूटान के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर भारत भूटान कमर्शियल डिप्लोमेसी तक ही बात करेंगे, और उसके पार्ट बी में जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम लोग भारत भूटान एनर्जी डिप्लोमेसी से लेकर भारत भूटान रिलेशन में चाइना क्या फैक्टर है और अभी प्रधानमंत्री की जो यात्रा हुई है उसका क्या निष्कर्ष है, उसको हम लोग पार्ट बी में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत और भूटान के बीच जो रिलेशन इस्टेब्लिश उस समय हुई जब 747 में एडी में भारत में एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था पद्म संभव। वह पद्म संभव भारत से भूटान माइग्रेट करते हैं और माइग्रेट करने के बाद वहाँ पर वो अस्थायी रूप से रहने लगते हैं और वहाँ पर एक पंथ और संप्रदाय की स्थापना करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं निगा मापा संप्रदाय। ये निगा मापा संप्रदाय के स्थापना के कारण ही भारत और भूटान के बीच जो रिलेशन थे वो इस्टेब्लिश हुए। उसके बाद हम लोग ब्रिटिश की कॉलोनी होते हैं, तो ब्रिटिश के कॉलोनी के जब हम लोग होते हैं तो ब्रिटिश की नज़र भूटान पर पड़ती है। भूटान और ब्रिटेन के बीच एंग्लो भूटान वार आपको दिखाई देता है, लेकिन 1910 में भूटान, तिब्बत और चाइना को लेकर ब्रिटेन एक संधि करता है जिसको हम लोग बोलते हैं पुनाखा की ट्रीटी। और इस पुनाखा के ट्रीटी के अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत था उसके कंट्रोल में तो भूटान नहीं रहता है, लेकिन भूटान का जो पॉलिटिकल स्टेटस था वो अनक्लियर ही रहा। उसके बाद हम लोग आज़ाद होते हैं 1947 में, और आज़ादी के बाद हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री होते हैं नेहरू जी, ये नेहरू जी क्या करते हैं कि एक घोड़ा मंगाते हैं और जो उनका पसंदीदा घोड़ा था और उस घोड़े पर वो बैठकर वो भूटान की यात्रा जाते हैं। भूटान की जब यात्रा करते हैं तो क्योंकि भूटान में उस समय मोनार्की का रूल था, तो उस समय जो वहाँ के राजा थे, जो किंग थे, उनका नाम था दोरजी वांगचुक। दोरजी वांगचुक के पास जाने के बाद 1947 में क्योंकि हम लोग आज़ाद होते हैं, उसके बाद चाइना का प्रभुत्व तो एशिया में दिखाई देता है। इसकी डर से भूटान भारत के साथ 1949 में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी करता है जिसको हम लोग बोलते हैं भारत भूटान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1949। ये ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत भूटान रिलेशन का पिलर है। इस ट्रीटी में जो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात की गई थी दोस्तों, ये बात यह था कि जो भारत भूटान के सिटीजन होंगे उनके साथ सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। यानी भूटान से कोई व्यक्ति भारत आता है तो उसको रोजगार और जॉब के मामले में वही ट्रीट किया जाएगा जो भारत के सिटीजन को भूटान में किया जाएगा। ट्रीटी में दूसरी बात यह थी कि भारत भूटान का जो बॉर्डर होगा वो फ्री बॉर्डर सिस्टम होगा, जो आज भी प्रासंगिक है कि अगर भूटान जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज की गई थी कि प्रत्यार्पण संधि था। यह 1949 में भारत भूटान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो थी इसमें प्रत्यार्पण संधि भी था। और अगर जो विजय माल्या भूटान में होता तो आज भारत के हाथों में होता। ये जो भारत भूटान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1949 थी, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ये इंपॉर्टेंट के साथ साथ जो इसमें आर्टिकल 2 था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझना। आर्टिकल 2 में ये बात को उल्लेख किया गया था दोस्तों कि भारत क्या करेगा कि जो भूटान की फॉरेन पॉलिसी होगी उस फॉरेन पॉलिसी को, उस विदेश नीति को भारत कंट्रोल करेगा। 1971 में भारत के सपोर्ट से भूटान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा भारत क्या करता है कि भूटान की विदेश नीति को नियंत्रित करता है। 1971 में जब भूटान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनता है तो वह और देशों के साथ इंगेज करता है, लेकिन भारत के बिना सलाह लिए हुए, एडवाइस लिए हुए वो भूटान किसी देश के साथ इंगेज नहीं कर सकता। जो आर्टिकल 2 जो इंडिया भूटान ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1949 में उल्लेखित थी। हुआ क्या कि 2007 में भूटान ने बोला कि देखिए सर, जो 1949 में भारत और भूटान के बाद ट्रीटी ऑफ जो फ्रेंडशिप हुई थी जिसमें जो आर्टिकल 2 था जिसमें कहा गया था कि भारत विदेश नीति कंट्रोल करेगा भूटान को, अब हम लोग चाहते हैं कि इस विदेश नीति में हमको ही सर स्वायत्तता दी जाए। और भारत ने बिना संकोच किए हुए उसको मान लिया और उस आर्टिकल 2 में अमेंडमेंट कर दिया गया, और आज पूर्ण रूप से भूटान की विदेश नीति उसी पर निर्भर है। भारत के साथ परामर्श एडवाइस लेने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये भारत एक ट्रस्ट के रूप में भी भूटान के सामने निर्भर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे भारत भूटान जो कमर्शियल डिप्लोमेसी है उसको लेकर। इसको हम लोग क्या करते हैं कि
3 फेज़ों में बाँटने की कोशिश करते हैं। जो पहला फेज़ है, क्योंकि भारत और भूटान के बीच जो कमर्शियल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तो सबसे पहले कमर्शियल एंगेजमेंट 1960 के डेकेड में दिखाई देता है। भारत उस समय अपना दूसरा थर्ड 5 ईयर प्लान चला रहा था और इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान के कारण भारत ने फाइनेंशियल रूप से भूटान की मदद की थी। ये सबसे पहले दिखाई देता है भारत भूटान के रिलेशन में। 1961 से लेकर 1980 के बीच भारत ने क्या किया कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भूटान में काफ़ी तेज़ी से किया, जिसमें आपको रोड दिखाई देते हैं, जिसमें आपकी पुल दिखाई देते हैं और एनर्जी के क्षेत्र में चीज़ें वो दिखाई देती हैं। उसके बाद 1971 में भूटान क्या करता है कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनता है और देशों के साथ इंगेज होता है। ये भी भारत के सपोर्ट से ही उसको सदस्यता मिलती है यूनाइटेड नेशन में। लेकिन याद रखिए कि भारत और भूटान के बीच जो व्यापार है आज के समय में भी 80% है, क्योंकि 80% जो भूटान व्यापार करता है वह भारत के साथ ही कर सकता है, भारत के साथ ही करता है। भारत की जो 2 महत्वपूर्ण बैंक हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पर भूटान में आप उसकी ब्रांचेज देख सकते हैं। भारत भूटान व्यापार, भारत क्या एक्सपोर्ट करता है वहाँ पर, तो दोस्तों भारत इंपोर्ट ये करता है कि वहाँ से वो हाइड्रो पावर को लेता है और हाइड्रो पावर के बारे में हम लोग काफ़ी डीपली से वीडियो 2 में बात करेंगे। मिनरल्स लेता है वहाँ से और लकड़ी और केमिकल के प्रोडक्ट लेते हैं। और भारत एक्सपोर्ट क्या करता है उनको, तो फूड प्रोडक्ट हो गया और मशीनरी हो गया, वो भारत उनको एक्सपोर्ट करता है। माफ़ कीजिएगा, 2006 में एग्रीमेंट होता है कि भूटान बोलता है कि जो आप हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं इसको फ्री ट्रेड किया जाए और थर्ड पार्टी को भी आने की न्योता दिया जाए। तो भारत भूटान के बीच जो ट्रेड डील थी वो फ्री हुई 2006 में और थर्ड पार्टी की एंट्री हुई, जिसमें थर्ड पार्टी वो बांग्लादेश था। फिर मैं आपको फेज 1 में बात करता हूँ भारत भूटान कमर्शियल डिप्लोमेसी में 1960 से 1980 के बीच, जिसमें भारत ने रोड, पुल और एनर्जी के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किया। 1980 से लेकर 2000 तक भारत ने क्या किया कि भूटान में डेमोक्रेसी को बढ़ाने की कोशिश की और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन के रूप में उसने भारत ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। फिर 2000 से लेकर अभी तक भारत ने फेज 3 में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहाँ पर एजुकेशन संस्थाएं हो गई, स्किल सेंटर हो गए, हेल्थ केयर हो गए, उस पर भारत ने भूटान की काफ़ी मदद की है। तो ये भारत भूटान के बीच जो भारत भूटान कमर्शियल डिप्लोमेसी थी उसकी एक ब्रीफ जानकारी मैंने आपको दिया। पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कि भारत भूटान के बीच एनर्जी डिप्लोमेसी क्या है और इसी एनर्जी डिप्लोमेसी से ही रिलेटेड था भारत के प्रधानमंत्री जो हाल ही फिलहाल में हो गए थे जन्मदिन की किंग के जो जन्मदिन था वो तो बर्थडे था, वो तो एक बहाना था, क्योंकि हेड ऑफ स्टेट की कभी भी मीटिंग जियोपॉलिटिक्स लेंस से ही देखा जाना जरूरी है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। पार्ट 2 का आप इंतजार कीजिए।